जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो हम लोग वह सारे बच्चे जो क्लास 8 का जो आपके पास 6 जुलाई को आपके पास जो वीकली टेस्ट होगा उसमें जो आपके पास मैथ पूछा जाएगा ना, उसके लिए जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। क्योंकि भाई साहब इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स के जो आपके वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबको पता है जो पूर्ण संख्या शुरू जो होती है वो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी कि 0 1 2 3 इस प्रकार की जो संख्या होती है ये क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। यानी सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो 3 नंबर में जो जीरो दिख रहा है यही करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। अब 1 बोलो चाहे +1 बोलो, बात बराबर है, इसलिए आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन है +1 दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद और 1 के अलावा किसी और से नहीं विभाजित होती है। जैसे अगर मैं 7 का एग्जांपल दूं तो 7 देखो ये खुद 7 से कटता है 7 के साथ, और ये 1 से कटता है, यानी कि 1 का पढ़ा 7 बार पढ़ो 7 आ जाएगा। यानी स्वयं और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता, यानी कि 7 क्या एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और इसी प्रकार से आपके पास प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या जस्ट अभाज्य संख्या का उल्टा, यानी कि ये जो संख्या होगी ये एटलीस्ट स्वयं और 1 के अलावा कम से कम और एक संख्या से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल नंबर 8 8 जो यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो, 8 जो होता है ये खुद से तो कटता है, ये 8 से और 1 से कटता है, साथ ही साथ ये 2 से भी कटता है, उसके बाद ये 4 से भी कटता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर देखोगे 6 का, तो 6 तो आपके पास 6 और 1 से कटता ही है, साथ साथ ये 2 और 3 से भी कटता है। 4 का देखोगे तो 4 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद और 1 के अलावा एटलीस्ट और 2 से कटता है, यानी कि ये भी एक भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या की हम लोग बात करें, एक्चुअली यही आंसर सही होगा 2 नंबर का, क्योंकि 4 के पीछे जैसे कि 3 होता है 2 होता है, ये सब सभी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहला और सबसे छोटा अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूँ तो वो 4 ही होगा, 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर नीचे आ जाएंगे हम लोग, इनमें से कौन योज तत्सम है? तत्सम का मतलब होता है जैसे का तैसा, यूँ समझ लो, ठीक है। मेरा ट्रिक है कि तत्सम का मतलब होता है जैसे का तैसा। तो योज तत्सम यानी कि मान लो कोई संख्या ए है, उसमें आप लोग क्या जोड़ोगे? योज का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो उसमें आप लोग क्या जोड़ोगे कि वापस से ए आ जाए? तो सबको पता है कि अगर आप लोग किसी भी संख्या में 0 को जोड़ोगे तो वो वापस से वही आ जाएगा। जैसे अगर 7 में अगर आप लोग 0 को जोड़ोगे तो देखो वापस से 7 आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो 0 होगा यही सबसे यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका योज तत्सम होगा। उसी प्रकार से प्रश्न आपके पास है, देखो यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन गुणात्मक तत्सम है? जैसा कि मैंने बोला तत्सम मतलब जैसे का तैसा, और यहाँ पे गुणात्मक तत्सम पूछा, यानी कि गुणा करके आपको वापस से वही आना चाहिए। यानी कि मान लो कोई संख्या ए है, उसमें आप लोग क्या गुणा करोगे कि वापस से आ जाए, ठीक है ना। तत्सम का मतलब वही होता है कि जैसे का तैसा आना चाहिए, ठीक है। तो योज पूछे तो जोड़ कर वैसे का तैसा आना चाहिए, और गुणात्मक पूछे तो गुणा करके वैसे का तैसे आना चाहिए। तो सबको पता है अगर हम लोग किसी भी संख्या में 1 को गुना करते हैं तो वो वापस से वही रहता है। फिर से एग्जांपल देता, देख लो 6 को अगर आप लोग 1 से गुना करोगे तो वापस से 6 आ जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा आपके पास? गुणात्मक तत्सम, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो 7 नंबर का जो प्रश्न लिखा है यहाँ पे, 16/-24 का योज प्रतिलोम है। योज प्रतिलोम का मतलब क्या होता है समझो। प्रतिलोम यहाँ पे यानी कि उल्टा होता है। योज प्रतिलोम कभी भी पूछे ना तो क्या करना, बस साइन चेंज कर देना। जैसे कि मान लो अगर 7 का योज प्रतिलोम पूछे तो -7 हो जाएगा, यानी कि प्लस था तो माइनस कर देना। अगर मान लो कि -1/2 का योज प्रतिलोम पूछे तो +1/2 कर देना। तो यहाँ पे देख लो 16/-24 पूछा तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +16/24, क्योंकि -16/24 दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा इसका जो योज प्रतिलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 16/24 प्लस का, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लोग सर ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाबू साहब देखो 16/24 ये कटता है। जैसे कि 16/24 को आप लोग काटोगे तो देखोगे ये आपके पास डायरेक्टली कट जाएगा। चलो मैं 2 से पहले काट दो, ठीक है। 2 16 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी कि अभी ये 8/-12 आया। अब ये और भी छोटा हो सकता है, डायरेक्टली मैं इसको 4 से काट देता हूँ, 4 दूना 8 4 3 12, यानी कि जो सबसे छोटा रूप होगा 16/-24 का वो हो जाएगा 2/-3। तो आप लोग इसको 16/-24 को, फिर बोलो कि -16/24 को आप लोग 2/-3 या फिर -2/3 लिखा जा सकता है। तो इसका अब योज प्रतिलोम निकालो तो इसका क्या हो जाएगा? बस साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 2/3 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बता इसका योज प्रतिलोम
क्या होगा 7/-11 का 7/-11 का आप लोग -7/11 भी लिख सकते हो। ठीक है, याद रखिए बात, क्योंकि माइनस चिन्ह हर में नहीं रहता, वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा +7/11, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास 1 में दिख रहा होगा। इसी प्रकार से अगर नीचे आ जाए, आप देखो यहाँ पे व्युत्क्रम होगा, 5 का व्युत्क्रम होगा, तो व्युत्क्रम को ही हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। जैसे योज्य प्रतिलोम पढ़ा उसी प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम को हम लोग शॉर्ट में व्युत्क्रम भी बोलते हैं। तो कभी व्युत्क्रम पूछे या फिर गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, समझ लीजिएगा बात एक ही होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो आपके पास योज्य प्रतिलोम था उसमें क्या था कि साइन चेंज कर देना पड़ता है, परंतु जब गुणात्मक अगर आपके पास प्रतिलोम पूछे तो इसमें क्या करना पड़ता है, उसको ही पूरा पलट दिया जाता है। जैसे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो इसका हो जाएगा 1/5। अगर 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा आपके पास 3/2। तो अब बताओ 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/7, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। इस प्रकार से आपके पास ये करेक्ट हो जाएगा। और जो 9 नंबर का प्रश्न था इसका क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 1/5, जो कि 4 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न पर आते हैं। तो देखो ये जो प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और बेसिकली इसको मैंने सब्जेक्टिव में भी लिख कर लाया हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो जब मैं सब्जेक्टिव सॉल्व करूंगा अभी कुछ देर बाद, तो वो आप तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखो जो 25 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे लिखा हुआ है 11/24 भागा में खाली घर बराबर में -11/15। आपको इस खाली घर का मान निकालना है। तो देखो सबसे सिंपल मैं मेथड बताता हूँ। देखो यहाँ 11/24 का 11/24 रन दो, क्या एक काम करो इस खाली घर को टोटल को उधर भेज दो। तो जैसे आप लोग उसको भेजोगे, देखो ये खाली घर इसके साथ भागा में तो हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी -11/15 गुणा में यहाँ क्या हो जाएगा खाली घर हो जाएगा। अब आपको खाली घर को रहना दो, क्योंकि खाली घर निकालना, इस टोटल को इधर भेज दो। तो क्या होगा देख लो, यहाँ पे ये गुणा में है इस खाली घर के साथ, ये -11/15 इधर के भागा में हो जाएगा, यानी कि आपके पास इधर क्या आ जाएगा 11/24 भागा में ये -11/15 आ जाएगा, बराबर में इधर सिर्फ खाली घर बचेगा। अब यही तो निकालना है ना। अब इस भागा में जो है इसको ऊपर लेके जाओगे तो गुणा में बदल जाएगा, और साथ साथ बदल जाता है, पलट जाता है। तो यह हो जाएगा 11/24, अब गुणा में 15 में -11 हो जाएगा, यानी कि पलट जाता है ऊपर लेके जाते तो देखो ये 11 कट गया, माइनस अभी बचा हुआ है। तो आपके पास क्या बचा -15/24। आप देख लो ये 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, यानी कि -5/8, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास 1 में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो आपके पास 47 नंबर का प्रश्न, भले मेरा यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर इधर उधर है, तो आपको क्वेश्चन नंबर पे ध्यान देना, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्योंकि मैंने छाट के क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। लिखा 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। तो देखो इसको निकालने का अगर आपके पास मेथड कई सारे होते हैं, परंतु मैं एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन हिट करने के लिए। ठीक है, तो देखो 1/2 का मतलब क्या था, आधा होता है, इसको आप लोग 0.5 लिख सकते हो। 1/4 को आप लोग 0.25 लिख सकते हो। आप लोग भागा देके देख सकते हो, देख लो 1 को 4 से भागा देके देख लो 3 निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा 3/8 होता है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, तो 3 को जब आप लोग 8 से भागा दोगे, तो सबको पता है कि 3 को जब 8 से भागा दिया जाएगा तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कटेगा 3 0 पॉइंट, तब एक 0 आ जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा, यानी कि 3 × 8 = 24, 8 × 24, यानी कि 0.3 के समथिंग आएगा। बस हमें इतना ही लेना और ज़्यादा नहीं लेना है, यानी 0.3 आपके पास आएगा। और आप लोग 1/8 को अगर आप लोग भागा दोगे तो इसको दो कोई 0 पॉइंट, तो फिर 1 आएगा, 0.1 के समथिंग आएगा। अगर 1/6 को अगर भागा देके देखोगे, यानी कि 1 को आप लोग 6 से भागा दोगे, तो देखो भागा देके आप लोग देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट, ये भी 1 के समथिंग ही आएगा। और अगर 2/8 को अगर भागा दोगे तो ये 0.8 × 16, 8 × 3 = 24, यानी कि 0.2 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 1/6 को ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग 0.1 के समथिंग मान सकते हैं, 4 नंबर का ऑप्शन 2/8 को 0.2 के समथिंग, और उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 को 0.1 के समथिंग, और ऑप्शन नंबर 1 को 0.3 के समथिंग। अब बताओ ऑप्शन में आपके क्वेश्चन में आपके पास पूछा था 0.5 से लेकर 0.25 के बीच में, क्योंकि 0.5 किसका था 1/2 का, और 0.25 किसका था 1/4 का, यानी कि 1/2 1/4 के बीच में पूछा था। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 0.5 और 0.25 के बीच में कौन कौन संख्या है, जो कि ऑप्शन में देख सकते हो 0.3 होता है ना, ये बेसिकली 0.5 और 0.25 के बीच में आता है। तो यही आपके पास सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब देख लो 0.5 से अगर नीचे जाओगे तो हो जाएगा 0.4, उसे नीचे जाओगे तो 0. आपके पास 3 हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर में यही तो है। बाकी 0.1 जो होता है ये बेसिकली छोटा होता है, यानी कि जो आपके पास 0.25 है इससे भी छोटा होता है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, यानी कि अब ये भी ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 0.1 है। अब ऑप्शन नंबर 4 में 0.2, ये भी आपके पास 0.25 से छोटा है, क्योंकि देख लो 0.2 के बाद ही 0.25 आता है। ठीक है ना, तो यानी कि ये सब छोटा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, देखा है यहाँ पे 3600 लिखा है, कितना लिखा है 3600 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का प्रश्न आपके पास आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने का इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से भागा दे सकते हो। तो चलिए हम लोग 2 से दे देते हैं, तो कितना बच जाएगा आपके पास 2 × 1 = 2, 2 × 16 800 आ जाएगा।
उसके बाद फिर 1800 आएगा एक्चुअली देखा जाए तो। उसके बाद फिर आप 2 से दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 नाम 18 यानी कि यहाँ पे 900 आएगा। अब ये इसको आप लोग 3 से दे सकते हो तो यहाँ पे आपके पास 300 आ जाएगा। फिर आप लोग इसको 3 से भागा दे दो कितना हो जाएगा, 3 के 3 100 आ जाएगा। अब 100 का आप लोग चाहो तो 5 से दे सकते हो तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5 दूना 10 20 आ जाएगा। अब फिर 5 फिर से आप लोग लगा दो तो 4 आ जाएगा। अब 4 को आप लोग लास्टली 2 × 2 लिख सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। तो आपको पता है कि आप लोग 3600 को क्या लिख सकते हो, 3600 को आप लोग लिख सकते हो, देख लो यहाँ पे 1 2 2 को 2 है यानी कि 2 × 2, उसके बाद 2 को 3 है यानी कि 3 × 3, 2 को 5 यानी कि 5 × 5 और फाइनली 2 × 2 आप लोग लिख सकते हो, यानी 3600 को इतना लिख सकते हो। परंतु आपको 3600 का रूट निकालना है तो इन सब का भी रूट निकालो। तो रूट निकालने के लिए क्या मेथड होता है कि जोड़ा बाहर में आता है। देख लो 2 का एक जोड़ा लगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 का एक जोड़ा लगा तो 1 3 बाहर में आ जाएगा, 5 का एक जोड़ा तो 5 बाहर आ जाएगा, 2 का एक जोड़ा गया 2 बाहर आ गया। तो इसको आपस में गुना कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास फाइनली, देख लो आपके पास 3 दूना 6 और उसके बाद हो जाएगा 6 5 30, 30 2 कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, यानी कि जो आपके पास 3600 किसका वर्गमूल होता है, वो 60 का वर्गमूल होता है। लास्ट में लिख देना, अतः 3600 का वर्गमूल कितना होगा, बराबर में 60 है। बस यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और आप देखो ये प्रश्न आप लोग बनाइएगा। देख लो यहाँ पे लिखा है कि 4900 का वर्गमूल निकालना, इसको भी कर लीजिएगा। अब ये 8100 को भी पूछ लिया क्योंकि भाई साहब मैथ है, क्वेश्चन हुबहू मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं, पर इसी टाइप का प्रश्न आएगा, इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये प्रश्न देखो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देख लो ये प्रश्न आपके पास है, देख लो एक प्रकार का आपको इस प्रकार से क्या दिया हुआ है, एक आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें से आपके पास कोण भी 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो 90 डिग्री कोण है ये कोण भी है। ठीक है, और इसको ए मान लेते हैं, इसको मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है, तो एबीसी त्रिभुज बन गया जो कि एक समकोण त्रिभुज है। आपके पास एसी यानी कि ये वाला भुजा कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीसी का वैल्यू दिया हुआ है जो कि कितना दिया आपके पास, देख सकते हो बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपके पास ए बी का वैल्यू निकालना, यही तो पूछा है क्वेश्चन में ना। तो चलो निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात दिया है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है बताओ। क्वेश्चन में जो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम में नंबर देगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि जो आपके पास कोण बी है वो क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, आपके पास एसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा फाइनली लास्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास बीसी का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस का होता है आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर, सबको पता ये होता है। अब बस वैल्यू पुट कर दो तो सबको पता है कि जो कर्ण का वैल्यू देख सकते हो 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला जो भुजा तो वो कर्ण होता है। ठीक है, तो इसको मैं कर्ण मान लेता हूँ। तो कर्ण को यहाँ पे कितना 13 देता हूँ, यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। लंब आप लोग ए बी को मान लो, तो यही तो निकालना। तो मैं डायरेक्ट ए बी का ही रहने देता हूँ, ए बी का स्क्वायर का ए बी स्क्वायर रहने देता हूँ, प्लस का आधार में इस बी सी को मान लेता हूँ जो कि आपके पास 5 दिया हुआ है, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलो इसको आगे करते हैं। देखो 13 का स्क्वायर सबको पता है कि 169 होता है, बराबर में ए बी का स्क्वायर दो प्लस का 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, अब इस 25 को इधर माइनस में लाओ क्योंकि प्लस में है, तो देखोगे इधर जब आएगा तो 169 माइनस का 25 बराबर में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब 169 में अगर 25 जगह सबको पता है कि 144 आता है, बराबर में ए बी का स्क्वायर। अब देखो ए बी का स्क्वायर नहीं निकाला, हमें सिर्फ ए बी निकालना, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रूट लगा देता हूँ ए बी स्क्वायर को हटाकर। ठीक है, अब सबको पता है 144 जो होता है किसका रूट होता है, वो 12 होता है, यानी कि ए बी का वैल्यू फाइनली क्या निकल कर आया, 12। और ये सेंटीमीटर में, क्योंकि सभी सेंटीमीटर दिया, यानी कि ये जो ए बी निकल कर आया वो 12 सेंटीमीटर निकल कर आया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने प्रश्न अभी आपको बताया था कि ये जो प्रश्न था, ये जैसे कि मैं इसको भी काट के ले जाता हूँ। ठीक है, ये जो आपके पास प्रश्न है, ठीक है ना, ये प्रश्न आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इसको अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये प्रश्न मैंने ले आया। अब देखो ये प्रश्न इस प्रकार से सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो इसको कैसे बनाएगा देखो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि अभी मैं बता के दूंगा। तो देखो लेकिन -8/7 गुना में लिखा है 21/12 बराबर में लिखा है कि 21/12 गुणा में यहाँ खाली घर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इस खाली घर का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं खराब करना है। देखो ये जो देख लो, ये जो 21/12 इस खाली घर के साथ गुना में है। ठीक है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली भागा में इधर क्या हो जाएगा, -8/7 गुना में हो जाएगा 21/12। अब भागा में इधर क्या आ जाएगा, 21/12 गुणा में हो जाएगा यहाँ खाली घर, गुणा में सॉरी यहाँ बराबर में हो जाएगा खाली घर। ठीक है, हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा, खाली घर। अब यहाँ देख सकते हो 21/12 खत्म हो गया, तो क्या बचा, फाइनली देख सकते हो कि खाली घर का मान क्या निकल कर आएगा, -8/7। तो ये क्या निकल कर आ गया, ये खाली घर का वैल्यू निकल कर आ गया, यही तो आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते थे। देखो ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया वो सभी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव मैंने बताया वो सब सब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है। जो जो मैंने सब्जेक्टिव बताया वो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो सभी को बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई, कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो भाई साहब लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।